दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता के गुजरने पर भाभी ने ननद को दिया एक माँ का दर्जा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। स्वाति के घर मेरा अचानक चले जाना महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि उन दिनों सौरभ कुछ अधिक व्यस्तता से घिरे हुए थे और मैं नन्हे ध्रुव के साथ सारा दिन एक ढर्रे से बंधी रहती थी। तब सौरभ ने ही स्वाति के घर जाने के सुझाव मुझे दिया था। उनका कहना था वह शीघ्र अपने कामकाज निपटा लेंगे और जब मैं चाहूँगी मुझे लिवा ले जाएंगे। सौरभ के इस अप्रत्याशित सुझाव पर मैं प्रसन्न हो उठी। वैसे भी स्वाति की छोटी सी गृहस्थी, उसका सुखी संसार देखने की लालसा मैं बहुत दिनों से मन में संजोए बैठी थी। विवाह के पश्चात हनीमून से लौटते हुए स्वाति और अनिल 3-4 दिन के लिए मेरे पास रुके, किंतु वे दिन नव दंपत के सैर सपाटे और घूमने फिरने में किस तरह हवा हो गए पता नहीं चला। 2 वर्ष बाद ध्रुव पैदा हो गया और मैं उसकी देखभाल में लग गई। इधर स्वाति भी अपने घर, अस्पताल और मरीजों में व्यस्त हो गई। अक्सर हम दोनों बहनें फोन पर एक दूसरे का हाल मामूली करती रहती थी। तब स्वाति का एक ही आग्रह होता, दीदी किसी भी तरह कुछ दिनों के लिए कानपुर चली आओ। और अब यहाँ आने पर मेरा सारा उत्साह, सारी खुशी किसी रेत के रघौदे के समान ढह गई जब मैंने देखा कि नदी के एक किनारे पर स्वाति और दूसरे पर अनिल खड़े थे और बीच में थी उफनती नदी। अनिल अपनी तरफ से एक दूरी पाटने के प्रयास भी करते तो स्वाति छिड़क कर दूर चली जाती। मुझे याद आता, डॉक्टर होते हुए भी अति संवेदनशील स्वाति की आंखों में कैसा इंद्रधनुषी आकाश उतर आया था। इस रिश्ते के पक्का होने पर फिर ऐसा क्या हो गया जो इस आकाश पर बदरंग बादल छा गए। शायद ही कोई ऐसा दिन होता जब दोनों के बीच झगड़ा न होता हो। ऐसे में मेरी स्थिति अत्यंत विकट होती। मेरे लिए चुप रहना असहनीय होता और बीच बचाव करना अशोभनीय। सुबह दोनों के अस्पताल जाने के पश्चात मैं बहुत अकेलापन महसूस करती। घर के सभी कार्यों के लिए रमिया और उसका पति थे, इसलिए मुझे करने लायक खास कुछ भी काम न था। वैसे कहने को 2 वर्षीय ध्रुव मेरे साथ था, जो अपनी तोतली बातों और शरारतों से मुझे उलझाए रखता था। फिर भी स्वाति के उखड़े स्वभाव और घर में व्यस्त तनाव के कारण मन बहुत उदास रहता। ऐसे में सौरभ बहुत याद आते। दोपहर में बहुत बेमन से मैंने ध्रुव को खाना खिलाया और उसके सोने के पश्चात उपन्यास लेकर पढ़ने बैठ गई। तभी रमिया ने आकर कहा, बहन जी, साहब व बेम साहब आ गए हैं, आपका भी खाना लगाऊं क्या? हाँ लगाओ, मैं भी आ रही हूँ। उपन्यास छोड़कर मैं फुर्ती से उठी। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था और स्वाति व अनिल मेरे प्रतीक्षा कर रहे थे। आज शाम 7 बजे डॉक्टर देशपांडे के घर जाना है और दोनों तैयार रहिएगा। स्वाति ने सूप की प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कहा, आज वहाँ क्या है? मैंने उत्सुकता जाहिर की। आज उनके विवाह की पहली वर्षगांठ है। भूल गई दीदी, उस दिन शाम को पति पत्नी हमें आमंत्रित कर गए थे। स्वाति, तुम और दीदी उनके घर चली जाओ, मैं नहीं जा सकूंगा। अनिल ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। क्यों? मेरी और स्वाति की निगाहें अनिल की ओर उठ गई। आज रात को 6 नंबर की पेशेंट का ऑपरेशन है और यह चांस मुझे मिल रहा है। अनिल ने उल्लास भरे स्वर में कहा, ऑपरेशन डॉक्टर कपूर कर लेंगे। मैंने डॉक्टर देशपांडे से वादा किया है कि तीनों अवश्य आएंगे। स्वाति ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं स्वाति, तुम भली बात जानती हो, डॉक्टर कपूर अपने मातहतों को ऑपरेशन का मौका नहीं देते हैं। पता नहीं कैसे आज उन्होंने यह मौका मुझे दिया है और मैं इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहता। हाँ अनिल, तुम्हें यह सुनहरा अवसर बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर की रोगी महिला बहुत खूबसूरत है। स्वाति ने गुस्से व व्यंग के स्वर में कहा। अनिल ने आहत भाव से मेरी ओर देखा और आधा खाना छोड़कर उठ गए। स्वाति की इस बात पर मैं भी अचंभित रह गई।
अनिल के लिए कितने घटिया विचार यह लड़की मन में पाले बैठी है। सोचा किसी दिन बैठाकर इसे अच्छी तरह समझाऊंगी कि इस तरह तो यह लड़की अपनी गृहस्थी ही चौपट कर डालेगी। मैंने जल्दी से दूसरी थाली लगाई और अनिल के कमरे की तरफ चल दी। अनिल पलंग पर सिर पर बांह रखकर लेटे थे। एक क्षण को मन में कुछ संकोच आया, फिर हिम्मत करके मैंने उन्हें आवाज़ दी, अनिल खाना खा लो। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। अनिल उठकर बैठ गए। स्वाति का गुस्सा खाने पर क्यों उतरते हो? दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। खाना बीच में छोड़कर उठना अन्न का निरादर करना है। मेरी बड़े बूढ़ों जैसी बातें सुनकर अनिल खाना खाने बैठ गए। कुछ क्षण में मैं यूं ही कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़ी रही। फिर बोली, अनिल, तुम्हें छोटा भाई समझकर कह रही हूँ। तुम्हारे और स्वाति के बीच जो भी गलतफहमी पैदा हो गई है उसे ज़्यादा दिन पाले रखना ठीक नहीं है। हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं दीदी, अनिल ने गंभीर स्वर में कहा। फिर कुछ रुककर बोले, बात यह है दीदी, जिन लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं होती उन्हें समस्याएं पैदा करने का शौक होता है। आपकी बहन भी ऐसे ही लोगों की श्रेणी में आती है। अनिल की इस बात का मेरे पास कोई उत्तर ना था, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से हट गई। उस दिन मैं और स्वाति डॉक्टर देशपांडे के घर से रात को 10 बजे वापस आए। जैसे ही हमने घर में कदम रखा, सौरभ का दिल्ली से फ़ोन आ गया और मैं उनकी स्नेहा कुलबाड़ी के माधुर्य में नेहा उठी। सौरभ का बार बार यह कहना कि मेरे बिना वहाँ उनका दिल नहीं लग रहा, मेरे सारे अकेलेपन और उदासी को दूर कर गया। फ़ोन रखने के बाद जब मैं स्वाति की ओर मुड़ी, देखा उसका चेहरा इतना सा निगल आया था। ठीक भी था, मेरे विवाह को 5 वर्ष व्यतीत हो गए थे, किंतु हमारे संबंध में वही पहले जैसी ताजगी और मधुरता कायम थी। जबकि स्वाति के विवाह को सिर्फ 2 वर्ष हुए थे और अभी से ये दोनों एक दूसरे से बेजार लगते थे। अगले दिन स्वाति और अनिल दोनों की अस्पताल की छुट्टी थी, इसलिए हम तीनों दोपहर खाने के बाद ताश खेलने बैठ गए। खेलते खेलते जब थक गए तो मैंने झटपट खरीदारी के लिए बाजार जाने का कार्यक्रम बना डाला, जिसे अनिल ने हंसी खुशी स्वीकार कर लिया। थोड़ी सी नानोकर के बाद स्वाति भी चलने को राजी हो गई। थोड़ी देर बाद नीली रंग की कार सड़क पर दौड़ रही थी। हम लोगों ने जीप भर कर खरीदारी की। कंपनी बाग में ध्रुव को झूला झुलाया और आइसक्रीम खिलाई। फिर थक हार कर कॉफ़ी हाउस में जा बैठे। अब तक ध्रुव स्वाति की गोद में सो गया था। अनिल ने पैटीज और कॉफ़ी मंगा ली। पैटीज खाते हुए हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी जीन्स और टी शर्ट पहने एक युवती अनिल के करीब आई और बोली, हाय अनिल। अनिल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एक क्षण को वह असमंजस की स्थिति में बने रहे, फिर खड़े होते हुए बोले, अरे कीर्ति तुम। फिर तुरंत हमसे परिचय कराया। स्वाति, यह कीर्ति है, हम दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। बेचारी का दूसरे साल के बाद पढ़ने में दिल नहीं लगा तो शादी करके अमेरिका चली गई। अनिल ने हंसते हुए कहा, अमेरिका न जाती तो क्या करती, तुमने तो मौका ही नहीं दिया। कीर्ति ने बेझिझक कहा। फिर बोली, अच्छा स्वाति तुम्हारी पत्नी है और इनका परिचय। उसका संकेत मेरी ओर था। ये स्वाति की बड़ी बहन है, दिल्ली से आजकल आई हुई है। कीर्ति कुछ देर और बात करके चली गई। इस दौरान स्वाति गंभीर बनी बैठी रही और कुछ भी ना बोली। कीर्ति के जाने के बाद अनिल ने कहा, स्वाति तुम्हें कीर्ति से एक बार तो घर आने को कहना ही चाहिए था। स्वाति तुरंत कड़वे लहजे में बोली, ऐसी ना जाने कितनी चाहने वालियाँ रोज़ रोज़ मिलेंगी। आखिर मैं किस किस को घर आने का निमंत्रण देती फिरूंगी। क्या बकती हो। गुस्से और अपमान से जलती निगाहों से अनिल कुछ क्षण स्वाति को घूरते फिरे, फिर मेज पर से कार की चाबियां उठाते हुए बोले, दीदी मैं घर जा रहा हूँ, आप चलिएगा। तुरंत मैं और स्वाति उठ खड़े हुए। स्वाति ने सोते हुए ध्रुव को गोद में उठा रखा था।
अनिल ने पैसे का भुगतान किया और हम लोग बाहर आ गए। रास्ते भर कार में कोई कुछ ना बोला। कुछ देर पहले कॉफ़ी हाउस में बैठी मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आज का पूरा दिन हंसी खुशी बीत रहा है, किंतु अंत में स्वाति की जरा सी नासमझी ने फिर सबको तनाव में लाकर खड़ा कर दिया था। घर आकर अनिल बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चले गए। रमिया ने खाने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने ध्रुव को पलंग पर सुलाया और कपड़े बदलकर छत पर जा बैठी। मन बहुत उदास हो रहा था। उम्र में मैं स्वाति से 2 वर्ष बड़ी थी। जिस वर्ष मैं इंटरमीडिएट में आई, माता पिता दोनों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। स्वाति उस समय 15 वर्ष की थी। उस कच्ची उम्र में हम बिन माँ बाप की बच्चियों को भाभी ने अपनी ममता के आंचल में छिपा लिया था। भैया भाभी का हाथ फिर सिर पर होने के बावजूद मैं स्वाति की ओर से कभी भी लापरवाह नहीं रही थी। इसलिए आज उसकी बिखरी गृहस्थी को देखकर मैं तड़प उठी थी और उन दोनों को नज़दीक लाने का उपाय ढूंढ रही थी। छत पर किसी के कदमों की आहट सुनकर मैंने मुड़कर देखा। स्वाति भी मेरी बगल में आकर बैठ गई थी। उसे देखकर मुझे कुछ देर पूर्व की घटना याद हो आई। प्रयत्न करने के बावजूद मैं अपने क्रोध को ना दबा पाई। क्या बात है स्वाति, क्या अपनी गृहस्थी पूरी तरह चौपट करने का इरादा है? ऐसे व्यवहार से क्या तुम पति को बस में रख पाओगी? अनिल की बात सुनकर मैं भावुक हो उठी। मैंने उन्हें दूसरे कमरे में लगभग धक्का देते हुए कहा, अब तुम यहीं बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, वहाँ तुम्हारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। अनिल दूसरे कमरे में चले गए। मैंने पर्दे की ओर से देखा। वे स्वाति के कान में कुछ कह रहे थे और स्वाति हंसते हुए उन्हें अनूठा दिखा रही थी। मैंने सोचा, प्यार का सूरज धुंध के कारण कुछ समय के लिए आंखों में ओझल भले ही हो जाए, पर एकदम से खो नहीं सकता। धुंध के चढ़ते ही सूरज अपनी पूरी आव में साथ फिर चमकने लगा था। मैंने मन ही मन खुश थी। मेरे कदम सौरभ को बुलाने के लिए फ़ोन की ओर बढ़ गए थे।